स्टार कमेटी। स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट चैनल के एपिसोड 3 में। जैसा कि मैंने आपको 2 एपिसोडों में मिलवाया है यंग एंटरप्रेन्योर से, इस एपिसोड में भी आपको मैं एक ऐसे यंगस्टर से मिलवाऊंगा जो बहुत कम एज में बहुत अच्छी लाइफ में अचीवमेंट ले चुके हैं, एक अच्छी पोजीशन पे हैं। तो आइए मैं आपको मिलवाता हूं एक यंग एंटरप्रेन्योर मार्क्यूस रंजन गुप्ता जी से। तो आइए जानते हैं उनके बारे में उन्हीं से। आइए मिलते हैं रंजन गुप्ता जी से। फर्स्ट ऑफ ऑल वुड लाइक टू थैंक्स मून स्टार कम्युनिटी एज वेल एज मिस्टर अनुज जी जिन्होंने मुझे यहां पर बुलाया। मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। आई एम रंजन। आई कंप्लीट माय बीटेक फ्रॉम रेमटा आईआईटी, हैड टेकन मैकेनिकल ब्रांच एज वेल एज एमबीए इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट, and I have 2-year experience automobile sector like MNC's company, and I am looking after 4 customers around Nissan, Samsung and DAF. And my aim is to become a successful engineer and also to be Indian Army officer because my family is all person Indian Army officers and give my contribution towards my country. And my hobby is it is a new invention in the world. A car wheel can be rotated in 360 degree which is used to park any place. मेरा नाम रंजन है। मैं बीटेक मैकेनिकल से किया प्लस एमबीए भी किया। मैंने 2 साल एमएनसी कंपनी में अपने फील्ड में नौकरी भी किया और मैं बिहार से बिलोंग करता हूं। इस इंडस्ट्री डायमंड्स कम्युनिटी में मेरे को 5 to 6 ईयर हो गए और आज आपके सामने बैठा हूं। तो रंजन जी स्वागत है आपका हमारे एपिसोड 3 में। तो कैसे हैं रंजन जी आप? मैं बहुत अच्छा हूं, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूं। रंजन जी अभी आपने अपने बारे में बताया तो मैंने आपके बारे में कुछ चीजें नोटिस की, जैसे कि आपने क्वालिफिकेशन बीटेक किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है और आप एक बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार के एक गांव से। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप एक गांव, छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, तो आपने सबसे पहली चीज बाहर निकले होंगे, ये आपने बीटेक किया, एमबीए किया, तो कैसे सोचा आपने कि मुझे कुछ लाइफ में कुछ करना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए गांव से? आपने सही बोला। मैं बिहार के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट, सिवान डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। एक्चुअली मेरे फैमिली में 15 लोग डिफेंस में हैं। जैसे माई ग्रैंडफादर इज ए इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर एंड माई फादर इज ए इंडियन आर्मी ऑफिसर एंड माई एल्डर ब्रदर इज ऑल्सो इंडियन नेवी ऑफिसर। माई अंकल इज ऑल्सो आर्मी एयरफोर्स नेवी में। तो जब भी मैं बचपन से देखता था ना उनके कंधे पे सितारे और यूनिफॉर्म देखता था तो मुझे लगता था कि मेरे को भी डिफेंस में जाना चाहिए। मैंने प्रिपरेशन भी किया, एनडीए दिया, नेशनल डिफेंस एकेडमी एज वेल एज एंड सीडीएस भी दिया, कमांड डिफेंस सर्विस, बट नहीं हुआ। एसएसबी में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। बट कहीं ना कहीं तो जिंदगी जीना ही है। मैं 4 साल का बीटेक कंप्लीट किया, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से मैंने बीटेक किया। उसके बाद मेरे को कॉलेज प्लेसमेंट हुआ, जापानीज कंपनी थी, गुड़गांव में मेरा कॉलेज प्लेसमेंट हुआ। 2 साल मैंने वहां पे नौकरी भी किया। बट आपको पता ही नौकरी में कितना प्रेशर होता है। कभी कभी जब जापानीज ऑडिट होता था तो ऑडिट होने के कारण कभी कभी 12 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा प्लांट में रहना पड़ता था। फिर मैंने डिसाइड किया यार कुछ अपना क्यों ना स्टार्टअप करे। फिर मुझे ये मून स्टार कम्युनिटी मिली जिसमें मैं अपने आप को उड़ान दे सकता हूँ, अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता हूँ। फिर मैं यहाँ पर आ गया और स्टार्ट कर दिया। अच्छा, जैसे रंजन जी अभी आपने बताया कि आपके इंट्रोडक्शन मुझे पता चला कि आपने बीटेक किया, एमबीए भी किया है। तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि आपने बीटेक करने के बाद, एमबीए करने के बाद ऐसा क्या कारण रहा कि आपने डायरेक्ट बिजनेस को चुना? मैं आपको यही बोलूंगा कि देखिए, जब मैं नौकरी छोड़ के बिजनेस से स्टार्ट कर रहा था ना तो समझदार लोगों ने बहुत कुछ समझाया, लेकिन मेरा मानना यही है कि ऐसे समझदारी का क्या फायदा जिससे आपका उड़ान छीन ले। जो समझदारी आपसे आपका उड़ान छीन ले वैसे समझदारी का क्या फायदा। तो मैंने, जिसने भी मेरे को समझाया मैंने उसको रिफ्यूज कर दिया। और जो मुझे सही लगा कि हाँ मैं इस डायरेक्शन में सक्सेस हो सकता हूं, इस फील्ड में सक्सेस हो सकता हूं, इस फील्ड में पोटेंशियल लगा सकता हूं, तो मैंने इस फील्ड को सिलेक्ट किया और आज मैं आपके सामने बैठा हूं। अच्छा, डायरेक्शनल बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले आपने क्या क्या स्ट्रगल करा बाहर की लाइफ में अपने आप को स्ट्रगल करने के लिए? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं तो मेरा जो 10th तक मैंने गांव से किया हुआ है, उसके बाद 12th के लिए मैं पटना चला गया इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए और 12th की तैयारी करने के लिए। मैं एनआईटी का, आईआईटी का तैयारी कर रहा था। उसके बाद वहां से मेरे को कॉलेज मिला, पीटीयू मिला, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी। आईआईटी मेरे से नहीं निकला, पीटीयू में गया, पीटीयू से बीटेक किया। बीटेक करने के बाद जब मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ फिर मैंने एमबीए किया, सिम्बोसिस कॉलेज जो पुणे से मैंने एमबीए कंप्लीट किया। देन आफ्टर दैट नौकरी किया 2 साल, उसके बाद फिर यहीं पे आ गया। अच्छा ठीक है, जैसा कि आपने बताया कि आपने जॉब भी की है,
मेरा क्वेश्चन ये है कि लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बोलते हैं कि वो लोग करते हैं जिनके पास नौकरी नहीं होती या बाहर की लाइफ में साधन नहीं होते या कम पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आते हैं। तो इसमें आपका क्या मानना है? देखिए, सबसे पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि हम इंडियंस हैं, और इंडियंस की जो मेंटलिटी होती है ना, ये होती है हमारे माइंड में ऑलरेडी डाला हुआ था, जो बिजनेस होता है ना, एंड डायरेक्शन जो बिजनेस है या कोई भी बिजनेस है, ये बड़ों लोगों का गेम है, इसे बड़े लोग कर सकते हैं, हम मिडिल फैमिली तो बस नौकरी ही कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सेल एक ऐसा जरिया है जहां पे ना आपका क्वालिफिकेशन देखा जाता है, ना ही आपकी हाइट देखी जाती है, ना ही आपका जात पात धर्म, कोई भी चीज नहीं देखा जाता। यहां पे अगर आप एक अक्षर भी नहीं पढ़े, या आप 10th पढ़े हो, 12th पढ़े हो, MBA पढ़े हो, PhD, हर एक वर्ग के लोग इस डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री को करके अपना अपना मंजिल हासिल कर सकते हैं। जैसे कि मेरे साथ ये बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो उड़ीसा के लड़के हैं, जो 8वीं फेल है, आज वो मून स्टार कम्युनिटी में मार्केट पोजीशन पे हैं और अच्छे खासे पैसा अर्न कर रहे हैं, उनके पास गाड़ी है, घर बना रहे हैं, अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, 8वीं फेल। और मैं यहीं पे एक MBA पर्सन भी हूं, मैं भी यहाँ पे मार्केट बन के एक अच्छा लाइफ अपना सर्वाइव कर रहा हूं। तो इस इंडस्ट्री में ये नहीं देखा जाता कि डिग्री, डिप्लोमा, जाति, धर्म, कुछ नहीं देखा जाता, बस आपका मेहनत देखा जाता है। तो रंजन जी, आपने MBA भी किया, तो जब आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो क्या फैमिली सपोर्ट में थी कि तो हमने MBA कराया है उसके बाद तू डायरेक्ट बिजनेस को ज्वाइन करने जा रहा है? नहीं, आपको पता ही होगा, देखो सबसे पहले अगर मेरी फैमिली डिफेंस लाइन से है तो वो चाहेगी कि डिफेंस में मेरा बच्चा जाए, लेकिन फिर भी मैंने इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग करने के बाद फिर उनको ऐसा लगता था, अनसिक्योर फील होता था कि मेरा बेटा बीटेक किया, MBA किया, लेकिन डायरेक्शन इंडस्ट्री में क्यों जा रहा है, क्योंकि उनको पता नहीं था डायरेक्शन इंडस्ट्री के बारे में, वो कभी सुने ही नहीं थे कि डायरेक्शन इंडस्ट्री भी कोई चीज होती है, यहाँ पे भी अपना कैरियर, फ्यूचर, लाइफ सेटल किया जा सकता है। तो उनको बहुत ज्यादा अनसिक्योर फील होता था, वो लोग मुझे समझाते थे, मैं उनको समझाता था, बट फाइनली होता है ना कि कोई भी इंसान, फैमिली हो या पड़ोसी हो या रिश्तेदार हो, कोई भी हो, वो सक्सेस को देखता है, आपके स्ट्रगल को नहीं देखता। तो जब तक मैं स्ट्रगल कर रहा था तब तक तो मेरे को टॉर्चर किया गया, बट फाइनली जब मैं इस इंडस्ट्री में एक मुकाम पे आया, फिर मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट करने लगा। ओके, तो जैसा कि आपने भी बताया कि फैमिली ने शुरू में सपोर्ट नहीं किया था, एंड जब आपने कुछ चीजें अचीव कर ली उसके बाद फैमिली ने सपोर्ट किया। ठीक है, तो रंजन जी, आप मुझे एक चीज बताइए, जब एक इंसान इस बिजनेस में आता है तो उसको इतना नॉलेज नहीं होता बिजनेस का, तो हर एक इंसान को अपनी खुद की प्रॉब्लम्स आती हैं बिजनेस के अंदर, क्योंकि जब वो शुरुआत करता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि जब आपने बिजनेस को स्टार्टअप किया था तो किन किन प्रॉब्लमों को आपको फेस करना पड़ा? सबसे पहले तो जब मैं बिजनेस से स्टार्ट किया, तो जिसके पास नॉलेज नहीं है ना, वो सबसे ज्यादा टॉर्चर करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप शाहरुख खान को जानते हो? जानते हो ना? अब मैं आपसे पूछता हूं, शाहरुख खान के घर में कितने कमरे हैं, क्या जानते हो? नहीं। शाहरुख खान को जानना जस्ट ए इंफॉर्मेशन, शाहरुख खान के घर में कितने कमरे हैं, नॉलेज। सिर्फ वैसे ही डायरेक्ट सेल, डायरेक्ट सेल में बहुत सारे आज के डेट में आउटर लोग हैं जो इसके बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन है, उनको एक्चुअल में नॉलेज है नहीं। अगर आपको एक्चुअल में डायरेक्ट सेल के बारे में जानना है तो आप जाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट को देखो, स्टेट गवर्नमेंट देखो, आई एम टॉकिंग अबाउट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप जाकर देखो जीडीपी में डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री कितना सपोर्ट कर रही है, इनकम टैक्स में कितना सपोर्ट कर रही है, इकोनॉमिक में कितना सपोर्ट कर रही है डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री। आप जाके एक बार सर्च करो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस देखो कि डायरेक्ट सेल के प्रति उसका क्या क्या गाइडलाइंस है, तब जाके आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या फैक्ट है। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास नॉलेज ना होने के कारण, जस्ट इंफॉर्मेशन के कारण वो पिंच करते हैं और गलत गलत कमेंट करते हैं, गलत गलत बातें करते हैं, तो उनको तो इग्नोर करके ही इंसान चलता है। अच्छा, ये नॉलेज ना होना एक कारण है, और इस कारण को, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपकी लाइफ में आपने क्या क्या चीजें करी, ये कहाँ कहाँ से आपने नॉलेज ली कि आपको लगता है कि मैं वहां से मैंने सीखा और जो हमारे फैमिली के लिए अच्छा हो, और उस नॉलेज को लेने के बाद हमारे जो परिवार इस वीडियो को देख रहा है उसको फॉलो करके आगे बढ़े? देखिए, सबसे पहले मैं इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने से पहले डायरेक्ट सेल के बारे में जानने की कोशिश की, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, मैं अब्रॉड कंपनी एज वेल एज गल्फ कंट्री, सभी कंट्री का रिसर्च किया, यूएसए, यूके, बहुत सारे जो कंट्रीज हैं मैंने देखा। तो आपको मैं बताऊं तो हमारा जो इंडिया है ना, डायरेक्ट सेल के मामले में बहुत नीचे है। आज आप सर्च करो, आप पढ़े लिखे हो, गूगल चलाते हो, नेट है, आपके पास सब कुछ ओपनली है,
आप गूगल पे सर्च करो, आज डायरेक्ट सेल में सबसे टॉप पे हमारी यूएसए चल रही है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो अब्रॉड कंट्री है डायरेक्ट सेल में टॉप कर रही है। और वो डायरेक्ट सेल से जो इकोनॉमिक आता है वो गवर्नमेंट को उससे सपोर्ट मिलता है, गवर्नमेंट के जीडीपी में सपोर्ट मिलता है, तब जाके वो कंट्री आगे बढ़ती है। तो हमारा कंट्री में तो डायरेक्ट सेल को प्रमोट ही नहीं किया जाता, और कोई इंसान अगर प्रमोट भी करता है तो उसको गलत वे में लिया जाता है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि मैं सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिया अब्रॉड कंट्री से और गल्फ कंट्री से, उसके बाद कंपेयर किया इंडिया में कि हम कितना पीछे हैं डायरेक्ट सेल मामले में, तो वहां से मुझे नॉलेज मिला। अब तो मैं आपको थैंक्स, मोदी जी को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने डायरेक्ट सेल के ऊपर बहुत फोकस भी किया है। आज देखिए गाइडलाइंस भी आया, कुछ नियम कानून भी बने, बहुत सारी चीजें हमें फैसिलिटी मिली। और वो डायरेक्ट सेल आप देखो ना, मोदी जी का वीडियो देखना, वो खुद बोलते हैं स्वरोजगार स्वरोजगार। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको भी पता है कि गवर्नमेंट इतना नौकरी नहीं दे सकती, इसलिए आप स्वरोजगार करो, और डायरेक्ट सेल के बारे में वो खुद प्रमोट कर रहे हैं। तो ये जैसे कि जो न्यू लोग इस बिजनेस में आ रहे हैं, यंगस्टर बिजनेस में आ रहे हैं, तो उनके पास डायरेक्ट सेल बिजनेस की नॉलेज भी नहीं है, तो वो कहां से नॉलेज ले सकते हैं, और आपने कहां से नॉलेज लिया जिससे कि आपको ग्रोथ जल्दी हुई? देखिए, बिना नॉलेज और बिना ज्ञान का तो कोई मंजिल आप प्राप्त कर ही नहीं सकते। तो अगर आप डायरेक्ट सेल में आ रहे हो तो ये मत सोचो कि हम आज भर्ती कल मिथुन चक्रवर्ती, ऐसा नहीं है। क्योंकि सक्सेस मैगी का पैकेट नहीं है कि काटा 2 मिनट में खाया और बनाया। सक्सेस टाइम मांगता है, सक्सेस मेहनत मांगता है, सक्सेस पेशेंस मांगता है। तो जितने भी एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में, उनसे बस इतना ही बोलूंगा कि आप जब डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हो ना, तो प्रॉफिट के मकसद से ज्वाइन मत करो, स्ट्रगल करो, सीखो। सीख लोगे, स्ट्रगल करके कुछ चीजें सीख लोगे, पैसा ऑटोमेटिक आने लगेगा आपको। कहते हैं ना, आपने वो मूवी देखा होगा, 3 इडियट मूवी, उसमें एक पंचिंग लाइन है, मैं आपसे बोलना चाहूंगा, मेरे को बड़ा प्रभावित करता है वो लाइन। वो बोलता है कि काबिल बनो, कामयाबी तुम्हारे पीछे छक मारते हुए आएगी। तो मैं ऐसे ही बोलूंगा, नॉलेजफुल बनो, पैसे आपके पीछे दौड़ते हुए आएंगे। बस यही बोलना चाहूंगा न्यू एंटरप्रेन्योर के लिए। बिल्कुल, क्योंकि हर एक इंसान जो बिजनेस में आता है अपना फ्यूचर देख रहा है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपके अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट सेल का फ्यूचर कैसे देखते हैं? देखिए, कोई भी चीज हो दुनिया में, या शॉप हो, एक छोटा सा ठेला का दुकान ले लो, या मॉल ले लो, या बड़ी बड़ी इंडस्ट्री ले लो, सबका एक पैटर्न है। डायरेक्ट सेल का भी एक अलग ही पैटर्न है। जिस पैटर्न पे आप चलोगे, जिस प्रोसेस पे चलोगे, अगर आप डायरेक्ट सेल का जो पैटर्न बना हुआ है, जो प्रोसेस बना हुआ, उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हो, तो मेरा आपसे कमिटमेंट है, इससे बेटर और इससे ज्यादा पैसा आप इस एज पे और इस क्वालिफिकेशन के साथ आप बाहर के लाइफ में नहीं कमा सकते। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, आप देखे होंगे मेरे इसी इंडस्ट्री में 8वीं फेल लड़का है, और वो भी लाख रुपया कमा रहा है, उसके पास भी गाड़ी है। क्या बाहर के फील्ड में वो लड़का 8वीं पास करके अर्न कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। तो बस मैं यही बोलूंगा, इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, बट जो प्रोसेस बनाया गया हुआ है, जो पैटर्न बनाया गया, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं न्यू इन्वेस्टर से यही बोलूंगा कि पेशेंस मत खो, और जो पैटर्न है डायरेक्ट सेल का, उसके अकॉर्डिंग फॉलो करो, उसके अकॉर्डिंग मेहनत करो, तब जाके आप सक्सेस हो पाओ। बिल्कुल। आजकल जैसे रंजन जी आप देख रहे होंगे कि आजकल क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पर डायरेक्ट सेलिंग को लेके बहुत निगेटिविटी, कुछ ऐसे थॉट्स से आपने वीडियोस देखी होंगी जो वो अलग ही दिखाते हैं डायरेक्ट सेलिंग को, आप भी देखते होंगे। तो आप उन वीडियोस को, उन थॉट्स को किस तरीके से लेते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के प्रति ऐसा बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग ऐसा है, डायरेक्ट सेलिंग वैसा है, तो आप उनको कैसे देखते हैं? आप देखिए, जो आप मार्केट की बातें कर रहे हो ना, लोगों की बातें कर रहे हो कि 4 लोग क्या बोलेंगे, तो मैं बस उनको इतना ही भाव देता हूं या वैल्यू देता हूं। कहते हैं ना, 4 लोग सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, राम नाम सत्य है, बस यही बोलते हैं। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर पोटेंशियल है, और आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो जो 4 लोग बोल रहे हैं ना आपके बारे में या आपके इंडस्ट्री के बारे में, आप उनके ऊपर जिपर माउथ लगा सकते हो, उनका मुंह बंद कर सकते हो अपने कामयाबी से। क्योंकि मैंने यही सीखा है, आप विराट कोहली से ले लो या सचिन तेंदुलकर से ले लो, उनसे मैंने यही सीखा है कि अपने कामयाबी से किसी को चुप कराओ। बाकी तो पीठ पीछे बहुत लोग बोलते हैं। कहते हैं ना, एक कहावत है बहुत पुरानी, मेरी दादी माँ कहा करती थी, मैं उसको भोजपुरी में बोलूंगा, सुनना आपको शायद अच्छा लगे। मेरी दादी माँ कहा करती थी कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। यानी उसको इंग्लिश में करूंगा,
व्हेन एलिफेंट गो टू मार्केट देन थाउजेंड ऑफ डॉग बार्क, मतलब हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। तो आप चलते रहो, बाकी भौंकने वाले तो भुगते रहेंगे, उसका क्या है। रंजन जी, आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं ये और जानना चाहता हूँ, जैसे आप बिजनेस को कर रहे हैं, काफी टाइम से बिजनेस को कर रहे हैं, तो जब एक इंसान इस बिजनेस में आता है, ज्वाइन करता है, धीरे धीरे ग्रो करता है, तो टाइम टू टाइम उसको प्रॉब्लम्स भी आती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग पेशेंस नहीं रख पाते हैं या जल्दी हार मान लेते हैं। तो उसका क्या कारण है कि लोग क्यों हार मान लेते हैं इस बिजनेस में? पता है, सबसे बड़ी बात बताऊंगा, जो लोग पेशेंस नहीं रखते और हार मान लेते हैं, सबसे पहले वो अपने फादर को देखें। आज भी उनके फादर बाहर के लाइफ में 20,000 25,000 कमाने के लिए 12-12 घंटा काम कर रहे हैं 50 साल की उम्र में। जब उनके फादर पेशेंस रख के उस एज में उतना पैसा कमा रहे हैं, तो आपको भी 1-2 साल इस इंडस्ट्री में पेशेंस रख के मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप 1-2 साल पेशेंस रख के सही डायरेक्शन में, सही डेडिकेशन के साथ आपने मेहनत किया ना, मेरा आपसे कमिटमेंट है, आपको सक्सेस होने से दुनिया की कोई भी पोटेंशियल रोक नहीं पाएगी। बस यही मैं बोलना चाहूंगा। एक प्रॉब्लम्स और मैंने सुनी है, ज्यादातर लोग बोलते हैं कि इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद बोलते हैं कि मेरा माइंड सेट नहीं हो पा रहा है, मैं अपना माइंड सेट नहीं कर पा रहा हूं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपने इस बिजनेस में आने के बाद अपना माइंड कैसे सेट किया कि अपने टारगेट्स को फॉलो किया आपने? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि जब लड़के यहाँ पे ज्वाइन करते हैं या करने वाले होते हैं, तो बोलते हैं कि मेरा माइंड सेट नहीं कर रहा, या मेरा फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहा, या मैं पापा से पूछूंगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, प्लीज आप मेरे से बताइएगा, क्या आज से 1-2 साल पहले आपने चौराहे पे सिगरेट पिया था? क्या पापा से पूछकर पिया था? क्या आज से 1-2 साल पहले चौराहे पे कुड़ी को छेड़ा था? पापा से पूछकर छेड़ा था? क्या नहीं ना। जिस काम को करने से खानदान का नाक कटता है, वो काम आप बिना पूछे कर रहे हो। लेकिन डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में आप इस क्वालिफिकेशन के साथ आने वाले 1-2 साल के बाद आप अच्छे से मेहनत कर लिए, तो एक अच्छा पैकेज के साथ अपना लाइफ जी सकते हो। तो इसके लिए क्यों फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी? इस सिर्फ और सिर्फ आपका कमजोरी होता है, जो अपनी कमजोरी को अपने माँ बाप के ऊपर थोपते हो। बस मैं यही उनसे बोलना चाहूंगा। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ रंजन जी आपसे। जब एक इंसान इस बिजनेस में आता है, तो वो टीम बनाने की कोशिश करता है। टीम बनाते बनाते उसे कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, क्योंकि हर एक इंसान को प्रॉब्लम्स आती है टीम बनाते हुए ना। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक अच्छी टीम कैसे बन सकती है? देखो, सबसे पहले तो, इससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करूंगा, टीम बनाने को लोग कुछ अलग ही डायरेक्शन में लेकर जाते हैं, बोलते हैं जोड़ने वाला काम है। मेरे को एक बात बताओ, अपने ही देश की बात करो, इंडिया में ही लोगों को तोड़ तोड़ कर पैसा कमा रहे हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, ऊंचाई के नाम पे, निचाई के नाम पे तोड़ तोड़ के कमा रहे हैं ना। यार, अगर आप जोड़ के पैसा कमा रहे हो, लोगों को जोड़ कर पैसा कमा रहे हो, इसमें क्या गलत है? पहला तो ये पॉइंट है कि आप किसी को तोड़ के पैसा नहीं कमा रहे, आप किसी को जोड़ के पैसा कमा रहे। ठीक है, मेरा क्वेश्चन फिर यही आपसे कि एक अच्छी टीम कैसे बनाई जा सकती है, और किन किन चीजों का ध्यान में रखते हो, क्या क्या गलतियां नहीं करनी जो आपने की हो और आपको अपने एक्सपीरियंस से लगाओ कि ये गलतियां नहीं करनी चाहिए? देखिए, लाइफ में अगर मैं थोड़ा सनातन धर्म को बहुत मानता हूं, सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर हो या कलयुग हो, मैंने बस एक ही चीज सीखा है कि किसी भी टीम को बिल्ड करने के लिए या किसी भी चीज को बिल्ड करने के लिए 4 पिलर होना बहुत जरूरी है। जैसे आप देख सकते हो, हमारा जो 4 वेद है, राइट, 4 वेद है, या किसी चेयर का या टेबल का देख लेते हो, 4 पोर्शन होते हैं। एक इस घर का एक कॉर्नर देखो, 4 कॉर्नर ही होते हैं। वैसे ही 4 पिलर होता है किसी भी चीज में आपको काम करने का। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि पहला पिलर सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपको एक अच्छा टीम क्रिएट करना है, तो अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आओ। यस, आई कैन डू इट, यस आई विल डू माई बेस्ट, मैं बेहतरीन हूं और बेहतरीन कर सकता हूं। पहला एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, तो फिर आप कहीं अपने आप को एक्सपोज नहीं कर पाओगे। दूसरा, नॉलेज। नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आप के अंदर नॉलेज नहीं है, तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तीसरा, कहते हैं ना कि स्किल्स। देखिए, नॉलेज और स्किल्स में बहुत फर्क है। स्किल्स में आता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, सेंस ऑफ ह्यूमर, ड्रेसिंग सेंस, वे ऑफ टॉकिंग एंड बॉडी लैंग्वेज। ये भी होना बहुत जरूरी है,
क्योंकि एक अच्छे टीम को बूस्ट करने के लिए आपके टीम के अंदर ये होना चाहिए, आपकी टीम के अंदर स्किल्स होना चाहिए, आपकी टीम के अंदर नॉलेज होना चाहिए, आपकी टीम के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपकी टीम के अंदर बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, वे ऑफ टॉकिंग, किसी से बात कैसे कर रहा है ये होना चाहिए। तो ये सब चीजें होना। तो रंजन जी मुझे एक चीज और बताइए आप, मैं जैसे देखता भी हूँ और आप भी देखते होंगे कि कुछ लोग इस बिजनेस में आते हैं और जल्दी ग्रो करते हैं, बट होता क्या है कि कुछ वो अपनी कुछ गलतियों की वजह से एकदम डाउन की तरफ चले जाते हैं, डाउन यानी गिर जाते हैं, तो वो दोबारा उठने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। तो आप उनको क्या कहना चाहोगे अपने एक्सपीरियंस से? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये टॉपिक मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है। मैं सबसे ज्यादा इंस्पायर होता हूँ माउंटेन मैन माझी से। आपने स्टोरी सुना होगा, उन्होंने अपने प्यार में, आशिकी में पहाड़ तोड़ दिया, और वो पहाड़ एक दिन में नहीं तोड़ा, उनको कई साल लग गए, और कई साल लगने के लिए उनके पास पेशेंस था। अगर वो पेशेंस खो देते ना, 1-2 साल में पहाड़ नहीं टूटा, छोड़ देते, तो माउंटेन मैन के नाम से नहीं जाने जाते। दूसरा एग्जांपल, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी पहले क्या करते थे? रेलवे प्लेटफॉर्म पे चाय बेचते थे। मैं आपसे एक बात बोलूंगा, कुछ भी काम कर लो लेकिन खुद का बिजनेस करो। नरेंद्र मोदी जी रेलवे प्लेटफॉर्म पे चाय बेचने वाला एक गरीब घर का लड़का नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है। एक गरीब घर का लड़का, पेट्रोल पंप पे काम करने वाला एक गरीब घर का लड़का धीरू भाई अंबानी पेट्रोलियम इंडस्ट्री का बेताज बादशाह बन सकता है, तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है। एक कचरा उठाने वाला, एक गरीब घर का लड़का, कचरा उठाने वाला एक गरीब घर का लड़का क्रिस गेल वर्ल्ड का बेस्ट क्रिकेटर बन सकता है, तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है। रेलवे प्लेटफॉर्म पे गाना गाने वाली रानू मंडल रेलवे प्लेटफॉर्म से उठ के बॉलीवुड में जा सकती है, तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है। बस पेशेंस और धैर्य, मेहनत होना चाहिए। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि आपको सक्सेस जल्दी नहीं मिलेगी, बट लगे रहो। जैसे माउंटेन मैन ने पहाड़ तोड़ने के लिए कई साल लगाया, वैसे ही आप अपने लाइफ में सक्सेस होने के लिए मेहनत करते जाओ, तब जाके मिलेगी कामयाबी। बिल्कुल। रंजन जी एक चीज और बताइए, जैसे कि आप आज की डेट में देखते होंगे, जैसे मैंने भी देखा है कि जो हमारे यहाँ लोग बिजनेस कर रहे हैं उनकी एज 21 से 22 साल की एज में वो आते हैं। आप भी इस बिजनेस में 21 से 22 साल की एज में आए थे, बट आज आप देख रहे होंगे जो एज में हम लोगों ने बिजनेस को ज्वाइन किया था 21 से 22 साल की एज में, बट आज की जो जनरेशन है वो 21 से 22 साल की एज में अलग ही जा रही है। आप क्या देखते हैं आज की जो जनरेशन है हमारी है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये जो एज है ना 21-22 साल का एज, ये पटाखा एज है, ये बहुत जल्दी फटता है, ब्लास्ट करता है। मैं आपसे बोलूंगा कि जो हमारे न्यू जनरेशन के लोग हैं ना, मेहनत कम, आशिकी में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। उनको ये बात बोलूंगा कि मेहनत करो, क्योंकि अगर मेहनत बेवफा भी निकल गई ना, तो तुम्हारा मुकद्दर बना के छोड़ देगी। तो उनको बस यही बोलूंगा कि मेहनत करो, मेहनत से आशिकी करो, अपने एम से आशिकी करो, अपने ड्रीम से आशिकी करो, तब जाके वो आपका मुकद्दर बनाएंगे। बस यही बोलूंगा। आपने एक देखा होगा, अक्सर रांझना मूवी का डायलॉग है कि अक्सर मोहल्ले का प्यार डॉक्टर और बाहर के डॉक्टर और इंजीनियर लेकर चले जाते हैं, क्योंकि लड़कियों का आपका प्यार चाहिए ही नहीं। लड़कियां आपसे 4-5 साल तक टाइम एक्सपेंड कर सकती हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन वो एक सक्सेसफुल पर्सन के साथ ही जाना चाहेंगे। तो बस वही कहते हैं ना कि अगर पैसा नहीं है तो खुद की मोहब्बत भी साथ छोड़ देती है, और पैसा हो तो दूसरी की मोहब्बत भी अपने बाहों में होती है। तो इसलिए पैसा कमाओ, क्योंकि मनी इज ए लाइक ए डिटॉल, इट किल्स 99.9% प्रॉब्लम्स। सो मनी पावर है। रंजन जी को मोहब्बत के बारे में कुछ ज्यादा ही सीरियस है रंजन जी। नहीं, न्यू जनरेशन को ये बहुत ही उनकी कमजोरी बन चुकी है। न्यू जनरेशन सबसे ज्यादा अपने डायरेक्शन से भटक जाते हैं, आशिकी के चक्कर में आ जाते। तो ये मुझे लगा कि बोलना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि आपने देखा होगा ना कि आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपका घर होगा, मेरा भी घर है, सबका घर है। घर अगर सड़क के किनारे हो, घर अगर रोड के किनारे हो तो उसका वैल्यू होता है। जमीन अगर रोड के किनारे हो उसका भी वैल्यू होता है, लेकिन इंसान रोड पे आ जाए तो उसका जीरो वैल्यू होता है। तो सबसे पहले न्यू जनरेशन को आशिकी छोड़ अपना वैल्यू बनाना चाहिए। क्योंकि आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाना चाहूंगा, अगर आप परमिशन देते हो। आपने देखा होगा, ये मान लीजिए एक बोतल है ना, इस बोतल को अगर आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे खरीदने जाओगे ना तो 20 रुपए में मिलता है। यही बोतल अगर आप एयरपोर्ट पे खरीदने जाओगे ना
तो 60 रुपए का मिलता है। अगर यही बोतल आप 5 स्टार होटल में खरीदने जाओगे तो 120 रुपए का मिलता है। मैं न्यू ईयर पे दुबई में गया था, दुबई 7 स्टार होटल में भी मैं स्टे किया था, वहां का एक बिल देखा मैंने, एक बोतल ऑर्डर किया 270 रुपए का मिलता है। मतलब समझ रहे हो, यही एक क्वालिटी अलग अलग है। एक बोतल रेलवे प्लेटफॉर्म पे 20 का मिल रहा है, वही बोतल एयरपोर्ट पे 60 का मिल रहा है, वही बोतल 5 स्टार होटल में 120 का मिल रहा है, और यही बोतल 7 स्टार होटल में 270 का मिल रहा है। मतलब इसने अपना जगह बदला। तो न्यू जनरेशन को मैं यही बोलूंगा कि आप भी अपना जगह बदलो। अभी जिस पोजीशन से पे हो उस पोजीशन को छोड़ के दूसरे पोजीशन को टेक ओवर करो, तब जाके बात बनता है। वैल्यू स्थान की है जहां होते हैं। वैल्यू हाँ राइट, सही बोला आपने। ठीक है रंजन जी, आप ना अपने एक्सपीरियंस से हमारे मोनिस्टार फैमिली को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि देखो, मून स्टार कम्युनिटी ना जाति देखती है, ना धर्म देखती है, ना क्वालिफिकेशन देखती है, ना डिग्री देखती है, ना डिप्लोमा देखती है, ना जात देखती है, ना पात देखती है। मून स्टार कम्युनिटी सिर्फ और सिर्फ एक चीज देखती है और उसका नाम है मेहनत। अगर आपके अंदर दम है मेहनत करना, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको सक्सेस होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। और अगर आपके पास प्लेटफॉर्म है मून स्टार कम्युनिटी, तो ये सिखाएगी कि 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल में आप कैसे लाखों रुपया कमा सकते हो। लेकिन हम इंडियंस है ना, हम इंडियंस को सबसे ज्यादा मेहनत पे विश्वास नहीं होता। हमें विश्वास होता है 2.5 अक्षर का वर्ड होता है भाग्य, 3 अक्षर का वर्ड होता है किस्मत, 3.5 अक्षर का वर्ड होता है, सॉरी 2.5 अक्षर का वर्ड होता है भाग्य, 3 अक्षर का वर्ड होता है नसीब, और 3.5 अक्षर का वर्ड होता है किस्मत। लेकिन इन सबसे बड़ा चीज होता है मेहनत। तो जो इंसान मेहनत पे बिलीव करता है ना, भाग्य भी उसका साथ देता है, नसीब भी उसका साथ देता है, और किस्मत भी उसके साथ होती है। तो मेहनत सबसे बड़ी चीज है। रंजन जी मुझे एक चीज बताइए, लोग ना जैसे आपने सुना होगा लोग मोनिस्टार कम्युनिटी के बारे में गलत बोलते हैं, तो जो लोग मोनिस्टार कम्युनिटी को गलत बोलते हैं आप उन्हें क्या कहना चाहोगे? आप ऐसे काबिल लोग को मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, अगर आपके अंदर ज्यादा काबिलियत है तो आप आईएएस की तैयारी करो, पीसीएस की तैयारी करो, डॉक्टर की तैयारी करो, इंजीनियर्स बनो, देश जाओ, दुनिया जाओ, अपने आप को आजमाओ। फिर भी कुछ ना हो तो दिल ना लगे दिलदार तो हमारे गली आ जाना, और हम आपको बनाएंगे, हम आपको बताएंगे पैसा कमाया कैसे जाता। एक बार क्लैपिंग हो जाए रंजन जी के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद रंजन जी, आपने अपना कीमती समय दिया, और आज मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जो हमारी टीम्स एंड मोनिस्टार फैमिली इस वीडियो को देख रही है वो कुछ ना कुछ सीखेगी, और इस वीडियो से सीख के अपनी जिंदगी में इसको फॉलो करेगी और लाइफ में एक अच्छा अचीवर्स के रूप में निकलेगी। राइट। धन्यवाद। और आपके जो आंसर्स थे वो मुझे बहुत अच्छे लगे, क्यूट थे। इट्स माय प्लेजर। एंड मैं मोनिस्टार कम्युनिटी के द्वारा आपको एक गिफ्ट से सम्मानित करना चाहता हूँ। आपके लिए एक मोनिस्टार कम्युनिटी द्वारा एक वंडरफुल गिफ्ट है, तो अपना गिफ्ट लीजिए। थैंक यू सो मच अनुज जी एंड डायमंड्स कम्युनिटी, मून स्टार कम्युनिटी, जिसने मेरे को इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।